हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कल्चुरल वंश भाग 5 के बारे में। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने जो प्रीवियस सेशन थे उसमें कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाज्जल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव तृतीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल। इसके अलावा अंधकारमय जो युग था जिसमें 9 शासक जय सिंह, धर्म, जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल, शंकर, मोहन, दादू और पुरुषोत्तम, इन सब के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने बहारेंद्र साय और बहारेंद्र साय, कल्याण साय के बाद जो 6 शासक आते हैं वो 6 शासक कौन से हैं? लक्ष्मण साय, शंकर साय द्वितीय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय और रणजीत साय। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग जो जानेंगे वो है तखत सिंह, इनके पुत्र राज सिंह हैं, उसके बाद सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के बारे में जो कहानी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये रतनपुर के कलचुरी की शाखा का अंतिम वीडियो लेक्चर है। तो चलिए, इससे पहले जो क्लासेस किए हैं उसमें हम लोगों ने किन के बारे में जाना। तो ये वाला जो वीडियो है इसमें हम लोगों ने कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाज्जल्यदेव प्रथम के बारे में ब्रीफ तरीके से समझा है। इसके बाद अगला जो जाज्जल्यदेव प्रथम के जो पुत्र होते हैं, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाज्जल्यदेव द्वितीय, जगतदेव और रत्नदेव तृतीय, इसके लिए डेडिकेटेड ये वाला वीडियो है। देन अगला अपना हम लोग का जो पार्ट था वो था प्रतापमल से। प्रतापमल, अंधकार युग, बहारेंद्र साय, कल्याण साय और लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय के अलावा जो आपके 6 शासक होते हैं, ठीक है, लक्ष्मण साय के अलावा शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय और रणजीत साय, इनके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो आपका बना हुआ है। ठीक है, ये जो शासक है इनके बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस वाले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रणजीत साय के पुत्र हैं तखत सिंह। रणजीत साय की प्रीवियस क्लास में मैं आपको स्टोरी बताया था। रणजीत साय के 4 पुत्र होते हैं, ठीक है, तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो इन पर जो कहानी बेस्ड है उस कहानी को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो हमारे आज का कहानी जो स्टार्ट होगा, आज की जो स्टोरी होगी कलचुरी वंश भाग 5 में, वो रणजीत साय से स्टार्ट होगी। ठीक है, जब रणजीत साय की मृत्यु होती है तो इनके जो पुत्र होते हैं, कुल 4 पुत्र होते हैं। कितने पुत्र होते हैं? 4 पुत्र। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम रहता है तखत सिंह, ठीक है। उसके बाद उनके पुत्र होते हैं बखत सिंह। फिर तीसरे नंबर के जो पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है सिरदार सिंह। और अंतिम जो सबसे छोटे पुत्र रहते हैं उनका नाम रहता है रघुनाथ सिंह। तो इस प्रकार से इनके 4 पुत्र होते हैं। तखत सिंह के याद रखिएगा, तखत सिंह का एक पुत्र होता है। स्टोरी में मैं आगे बताऊंगा तखत सिंह की कोई संतान नहीं होती। जो उनके पुत्र होते हैं राज सिंह, ठीक है, ये जो पुत्र हैं ये नियोग पद्धति से, नियोग विधि से उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और राज सिंह के जो पुत्र होते हैं उनका नाम रहता है विश्वनाथ सिंह। ठीक है, विश्वनाथ सिंह को जब यह ज्ञात होता है कि जो उनके पिता राज सिंह हैं वो नियोग द्वारा उत्पन्न हुए हैं, तो ये आत्मग्लानि में क्या कर लेता है, इस प्रकार से विश्वनाथ सिंह सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद राज सिंह के पास उनके उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्होंने मोहन सिंह को अपना क्या चुन लिया? उत्तराधिकारी। अब मोहन सिंह कौन है, कहाँ से आते हैं, उसको हम लोग आज की स्टोरी में समझेंगे। ये बस प्लॉट है कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तखत सिंह के पुत्र कौन है? तो राज सिंह है। राज सिंह के पुत्र विश्वनाथ सिंह जो आत्महत्या कर लेते हैं, तो राज सिंह किनको उत्तराधिकारी बना देंगे? मोहन सिंह को। ठीक है, जब राज सिंह की मृत्यु होने वाली रहती है, मतलब जब वो जीवन के अंतिम क्षणों में रहते हैं, तो मोहन सिंह शिकार करने के लिए बाहर चले जा रहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में राज सिंह जो है वो अपने चाचा सिरदार सिंह को शासक नियुक्त कर देते हैं। तो इनके बाद जो शासक बनेंगे राज सिंह के बाद, वो कौन बनेंगे? सिरदार सिंह शासक बनेंगे। सिरदार सिंह के बारे में क्या जानना है, तो इनकी जो स्टोरी रहेगी वो मैं बताऊंगा ही ऑलरेडी, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं होती। ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं रहता, जिसके कारण जब इनकी अवस्था हो जाती है मृत्यु की, तो ये अपने छोटे भाई रघुनाथ सिंह को शासक बना देते हैं। अब रघुनाथ सिंह की 3 रानियां थी, जिसमें से एक रानी का ही पुत्र था। ठीक है, और वो पुत्र भी क्या हो गया? अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई, रघुनाथ सिंह के राजा बनने के पश्चात। ठीक है, तो मृत्यु होने के पश्चात जब उनका मृत्यु के शोक में जब रघुनाथ सिंह ग्रसित थे, तभी भास्कर पंत जो मराठा सेनापति थे, ठीक है, रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत बंगाल विजय विजय अभियान में निकले रहते हैं। तब उनको ज्ञात होता है तो वो आक्रमण कर देंगे किनके ऊपर? रघुनाथ सिंह के ऊपर। ठीक है, और ये जो आज का स्टोरी है इसी पे घूमेगा। इनके जो डेटा है उनको हम लोग पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जो हमारे शासक आएंगे, कौन? तखत सिंह। तखत सिंह के बाद किनके बारे में पढ़ेंगे? तो याद रखिएगा, तखत सिंह के जो पुत्र होते हैं राज सिंह, इनके बारे में हमको जानना है। राज सिंह के बाद इनके चाचा अर्थात तखत सिंह के जो छोटे भाई हैं, बखत सिंह से छोटे, बखत सिंह की मृत्यु हो जा रहती है। ठीक है, तो तखत सिंह के बाद
राज सिंह और राज सिंह के बाद शासक बनते हैं सिरदार सिंह। ठीक है, सिरदार सिंह जब बूढ़े हो जाते हैं, इनकी कोई संतान नहीं होती, तो ये अपने छोटे भाई रघुनाथ सिंह को शासक बनाते हैं और रघुनाथ सिंह के बाद जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो शासक बनते हैं कौन? मोहन सिंह। वही मोहन सिंह जिनको राज सिंह ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है? तो एक-एक को समझते हैं। आज के सेशन में बेसिकली इन पाँचों शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे जो शासक आते हैं वो हैं तखत सिंह। ठीक है? तखत सिंह के बारे में क्या जानना है तो याद रखिएगा, इनका जो शासन अवधि था वो 1685 ईस्वी से लेकर 1689 ईस्वी तक था। 18 1685 से लेकर 1689 ठीक? अब देखिए इनके बारे में क्या-क्या चीज़ें जाननी है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ये रणजीत साय के सबसे बड़े पुत्र थे। रणजीत साय के ज्येष्ठ पुत्र। ये याद रखिएगा, ज्येष्ठ पुत्र हैं किसके? रणजीत साय के। दूसरा पॉइंट क्या जानना है तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम से तखत सिंह ने अपने नाम से ही तखतपुर नगर बसाया। बिलासपुर में है तखतपुर, ठीक है? तो तखतपुर नगर बसाने का जो श्रेय है वो किनको जाएगा? तखत सिंह को जाएगा। अगर ये नगर बसाते हैं तो क्या करेंगे, उसमें कोई देवी देवता रखेंगे, जैसा कलचुरियों का इतिहास रहा है, या तो माता रानी का मंदिर रहेगा या फिर क्या होगा, भगवान भोलेनाथ का मंदिर। तो तखतपुर में ही बेलपान नामक गांव के पास, कहाँ? बेलपान, तखतपुर के पास ही है बेलपान। वहां ये क्या करेंगे, शिव मंदिर का निर्माण करवा देंगे। शिव मंदिर कौन कराएंगे? तखत सिंह कराएंगे। कहाँ पे? तखतपुर के समीप बेलपान नामक ग्राम में। क्लियर है? अब इसके बाद अगला चीज जानना है जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, कि तखत सिंह जो है ये औरंगजेब के समकालीन थे। किसके समकालीन? औरंगजेब के समकालीन थे। ठीक है, औरंगजेब के क्या थे ये? समकालीन थे। आपको पता होगा जो रणजीत शाह हैं उनके 4 पुत्र थे। रणजीत शाह का 4 पुत्र थे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक कौन थे? तखत सिंह, ठीक है? दूसरे थे बखत सिंह, तीसरे थे सिरदार सिंह और चौथे और अंतिम जो पुत्र थे उनके वो थे रघुनाथ सिंह। ठीक है? सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन हुए? तखत सिंह। तो इनके कितने भाई थे? अगला फैक्ट आप बोल सकते हैं, इनके 3 भाई थे। बखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है? अब देखिए ये औरंगजेब के जब समकालीन थे तो आपको पता होगा, जब आप मराठा पढ़ते हैं भारत के इतिहास में, तो आपको पता होगा औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था। तो कुछ समय के लिए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा किले में धोखे से बंदी बनाकर रखा था। ठीक है? तब वो जब वहां से बंदी वो से छूटते हैं, वहां से भाग कर निकलते हैं, तो सरगुजा होते हुए कुछ इस मार्ग से हमारे रतनपुर होते हुए वे अपने जो गढ़ है रायगढ़, महाराष्ट्र का रायगढ़, जहाँ उनका किला था, उनकी राजधानी थी, तो वहां जाते हैं तो रतनपुर से होकर जाते हैं। तो कुछ समय के लिए रतनपुर वाले क्षेत्र में भी विजिट करते हैं। किनके शासन काल में? उस समय जब छत्रपति शिवाजी महाराज छत्तीसगढ़ में आए थे, रतनपुर क्षेत्र में आए, तब वहां के शासक कौन थे? तो तखत सिंह वहां के शासक थे। तो ये बोल सकते हैं कि इनके शासन काल में छत्रपति शिवाजी महाराज का आगमन हुआ था रतनपुर क्षेत्र में। ठीक है? अब देखिए तखत सिंह के बारे में एक चीज याद रखिएगा, जो तखत सिंह है, ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था। इनका कोई पुत्र नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, उस समय पहले जमाने में आपको पता होगा, जब राजा महाराजा लोगों का पुत्र नहीं होता था तो वो ब्राह्मणों से क्या करते थे? नियोग कराते थे। अपनी पत्नियों का क्या कराते थे? नियोग कराते थे। और इन्होंने भी सेम किया, अपनी जो पत्नी थी उनका नियोग कराया किससे? बड़गैया नामक ब्राह्मण से। और ये पूछा गया सवाल है, बड़गैया नामक ब्राह्मण, ब्राह्मण का नाम क्या था? बड़गैया। ठीक है? तो इस ब्राह्मण से नियोग करा के पुत्र प्राप्त किया और उस पुत्र का नाम क्या रखा? राज सिंह। ठीक है? तखत सिंह के पुत्र का नाम क्या है? राज सिंह है। और वो किससे उत्पन्न हुआ है? तो बड़गैया नामक ब्राह्मण के नियोग से उत्पन्न हुआ है। अब ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमको ये नियोग और ये बड़गैया ब्राह्मण वाली जो जितनी भी जानकारियां हैं, ये हमको मिलती हैं रतनपुर इतिहास समुच्चय। पुस्तक का नाम है रतनपुर इतिहास समुच्चय। ठीक है? और ये रतनपुर इतिहास समुच्चय का जो पुस्तक है, इसको कौन लिखा है? तो याद रखिएगा, पंडित शिवदत्त राय, पंडित शिवदत्त राय शास्त्री, ये इसके लेखक हैं, जिसमें ये कहानी का पता चलता है, हमको इसका बोध होता है। क्लियर है?
तो ये इनके बारे में हमको डेटा जानना है। क्या-क्या डेटा मैं बता चुका, अब इसको हम लोग थोड़ा स्लाइड में देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट जो है, ये क्या है, तो ये रणजीत साय के ज्येष्ठ पुत्र थे। रणजीत साय के कुल 4 पुत्र थे, जिसमें से ज्येष्ठ पुत्र कौन है, तो तखत सिंह है। ठीक है? इन्होंने अपने नाम से तखतपुर नगर की स्थापना की, जो वर्तमान बिलासपुर जिले में स्थित है। ये मुगल सम्राट औरंगजेब के क्या थे, समकालीन थे। ठीक, इनके कितने भाई थे, तो आपको पहले ही बताया, रणजीत शाह के 4 पुत्र थे। जब ज्येष्ठ पुत्र ये हैं, तो इनके और 3 भाई होंगे। इनके 3 भाई थे, कौन कौन से 3 भाई, बखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह, जिसमें से याद रखिएगा बखत सिंह की मृत्यु हो जाती है बाद में। ठीक, तो इनके 2 भाई जीवित रहते हैं, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। इनके शासनकाल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब के आगरा के किले से कैद से निकलकर ये कानपुर से होते हुए सरगुजा रियासत पार कर कुछ समय के लिए छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहे। तब जब छत्तीसगढ़ प्रवास पर थे, तब उस समय तखत सिंह जी का शासन था, कहाँ पे, रतनपुर वाले क्षेत्र में। ठीक है? तखत सिंह जो थे, ये पुत्र विहीन थे, इनका कोई संतान नहीं था। अब ये जो जानकारी है, पुत्र विहीन वाला जानकारी, और साथ ही जो नियोग बड़गैया नामक ब्राह्मण से अपनी जो पत्नी है, इनकी जो रानी थी, उनका नियोग कराया, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो शिवदत्त राय शास्त्री जो थे, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, रतनपुर इतिहास समुच्चय। वहां से हमको ये जानकारी मिलती है कि तखत सिंह जो थे, वो पुत्र विहीन थे, और इसके पश्चात उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी का नियोग कराया। किससे कराया, तो बड़गैया नामक ब्राह्मण से कराकर ये क्या प्राप्त किए, पुत्र रत्न प्राप्त किए। ठीक है? और इस नियोग से जन्मे पुत्र का नाम बाद में उन्होंने क्या रखा, राज सिंह रखा। ठीक है? जो इनके बाद शासक बनेंगे, तखत सिंह के बाद अगले शासक कौन बनेंगे, राज सिंह। इनके बारे में एक चीज मैं और बताया कि जब ये तखतपुर नगर की स्थापना कर रहे थे, तो इन्होंने बेलपान नामक गांव में, वर्तमान उसको बेलपान कहा जाता है, तो बेलपान नामक गांव में शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया। ठीक है? कुछ इस प्रकार का शिव मंदिर दिखाई देता है, जो कहाँ है, तो तखतपुर के बेलपान में है शिव मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया था, तो तखत सिंह जी ने कराया था। क्लियर है? अब तखत सिंह के बाद इनके जो पुत्र आते हैं, वो हैं राज सिंह। ठीक है? तखत सिंह के पुत्र कौन होते हैं, राज सिंह, जो बड़गैया नामक ब्राह्मण के नियोग से उत्पन्न हुए थे। ठीक है? तो इनके बारे में पहला फैक्ट क्या जानना है, कि इनका जो शासनकाल था, वो था 1689 से लेकर 1712 ईस्वी। 1689 से लेकर 1712 ईस्वी तक था इनका शासनकाल। पहला फैक्ट, ये तखत सिंह के क्या थे, पुत्र थे। ठीक है? तखत सिंह के क्या थे, पुत्र थे, एकमात्र पुत्र, याद रखिएगा। अगला फैक्ट है जो है, ये भी याद रखिएगा, ये मुगल सम्राट औरंगजेब के ही समकालीन थे। आपको पता होगा, जो मुगल सम्राट औरंगजेब हैं, भारत के इतिहास पढ़ते हैं, तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। क्योंकि इनका शासनकाल इस बीच था, तो औरंगजेब के शासनकाल के समय ये राजा बन चुके थे। ठीक है? तो इनके बारे में, दोनों तखत सिंह और राज सिंह दोनों ही औरंगजेब के समकालीन हैं। ठीक है? अब ये जो है अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। इनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था कजरा देवी। पत्नी का नाम क्या था, कजरा देवी। ये अपनी पत्नी के लिए स्पेशली एक नगर ही क्या करते हैं, बसा देते हैं, और उस नगर का नाम क्या रखते हैं, अपने नाम से। जैसे इनके पिता तखतपुर बसाए थे, वैसे ही राज सिंह ने अपने नाम से राजपुर नगर की स्थापना कर देंगे। कौन सा नगर बसाएंगे, राजपुर। और उस राजपुर में अपनी पत्नी कजरा देवी के लिए एक महल का निर्माण करेंगे। राजपुर में कौन सा महल बनाएंगे भाई, तो उस महल का नाम है बादल महल। जो बादल महल था, इसको बादल महल क्यों कहा जाता था, तो ये बेसिकली आपका 7 मंजिला महल था। ठीक है? 7 मंजिला महल, जैसे 1 मंजिल 2 मंजिल रहता है, वैसे 7 महल। तो जब 7वां मंजिल जाता था, तो वो नीचे से ऐसे प्रतीत होता था जैसे मानो वो बादल में हुए। ठीक है? बादल में है। इसके कारण इस महल का नाम, 7 मंजिला महल को ही बादल महल या फिर सतखंडा महल भी कहा जाता है। 7 खंडों में अलग अलग था, तो सतखंडा महल किसके लिए बनाया था, राजपुर में जो राज सिंह थे वो, तो अपनी पत्नी कजरा देवी के लिए इन्होंने बनाया था। इनकी पत्नी का नाम कभी अगर पूछे, राज सिंह जी के पत्नी का नाम क्या था, कजरा देवी। इनके एक पुत्र होते हैं, इनके पुत्र का नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह कौन है, तो राज सिंह के पुत्र हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? अब जो इनके पुत्र थे विश्वनाथ सिंह, इनको ज्ञात होता है कि जो इनके पिता अर्थात राज सिंह हैं, वो नियोग से उत्पन्न हुए हैं। नियोग से, तो वो आत्मग्लानि से भर जाते हैं, और
विश्वनाथ सिंह क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। विश्वनाथ सिंह क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि वो राजा के एक्चुअल संतान नहीं है या उनके एक्चुअल वंशज नहीं है, क्योंकि वो नियोग से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात वो शाही खून नहीं है। ये आत्मग्लानि उनको होती है और उसके चक्कर में वो क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है। जब विश्वनाथ सिंह आत्महत्या करते हैं तब जो राज सिंह है वो यहाँ पे, आपको याद रखिएगा, यहाँ पे है रतनपुर और इधर चल रहा है लहुरी शाखा रायपुर में। तो रायपुर की लहुरी शाखा के एक राजकुमार रहते हैं जिनका नाम रहता है मोहन सिंह। इस मोहन सिंह को राज सिंह जो है वो अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। क्या बनाते हैं, उत्तराधिकारी। कुल मिलाकर क्या हुआ, तो अपना उत्तराधिकारी जो थे विश्वनाथ सिंह वो आत्महत्या कर लिए, तो अब नया नवीन उत्तराधिकारी किसको बनाएंगे, रायपुर की लहुरी शाखा के राजकुमार मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। अब जब राज सिंह अंतिम सांसें ले रहे हैं तब उस समय वो अपने उत्तराधिकारी को खोजते हैं, मोहन सिंह को। लेकिन मोहन सिंह को यह ज्ञात नहीं था कि राज सिंह जी की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है, उनका जो अंतिम समय है वो आ चुका है। तो मोहन सिंह उस समय उनको ये ज्ञात नहीं था, वो कहाँ चले गए थे, शिकार करने, वन पर आखेट करने चले गए थे। जब राज सिंह ने अपने उत्तराधिकारी को खोजा तो वहां पे मोहन सिंह को नहीं पाया। इसके कारण राज सिंह को अपने चाचा सिरदार सिंह को राजा बनाना पड़ा, मजबूरी में ही सही। सिरदार सिंह क्या बनते हैं, शासक बनते हैं। ये याद रखिएगा, राज सिंह के जो पिता थे तखत सिंह, उनके छोटे भाई हैं सिरदार सिंह। तो राज सिंह के चाचा हुए कौन, सिरदार सिंह। सिरदार सिंह को राजा बना देंगे। अब जब मोहन सिंह वापस आएंगे शिकार से, देखेंगे कि राजा मेरे को बनना था लेकिन कौन बन गए हैं, दादा बन गए हैं राजा। तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। ठीक है। और इन दोनों के, मोहन सिंह और सिरदार सिंह की जो अलगाव है, इसी की एक रचना लिखी गई है, खूब तमाशा। इसी नाटकीय घटना का ही एक लेख है का खूब तमाशा, जिसको कौन लिखा है, तो याद रखिएगा राज सिंह के जो दरबारी कवि हैं, ठीक, जिनका नाम क्या है, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने सिरदार सिंह और मोहन सिंह के जो एक दूसरे के प्रति द्वेष है, एक दूसरे के प्रति जो बदले की भावना है, उसको यहाँ पे दिखाया है। इस प्रकार से ये जो तमाशा चल रहा है उसको बतलाया गया है। तो चलिए, राज सिंह के बारे में हम लोगों ने जो जो चीजें जानी उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला चीज हम लोगों ने जाना कि ये तखत सिंह के क्या थे, पुत्र थे, जो बड़गैया नामक ब्राह्मण के नियोग से उत्पन्न हुए थे। ठीक है। और मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन थे, जो सन मैं आपको पहले ही बता चुका। ठीक है। इन्होंने रतनपुर के समीप अपने नाम से राजपुर नगर की स्थापना की, जिसे वर्तमान में जूना शहर के नाम से जाना जाता है। तो जूना शहर कभी आपको एग्जाम में दे दे कि जूना शहर की स्थापना किसने की थी, तो राज सिंह ने की थी। इनके पिता तखत सिंह थे, तो तखत सिंह ने तखतपुर नगर की स्थापना की थी। और ये राज सिंह है तो इन्होंने राजपुर नामक नगर की स्थापना की। क्लियर है। इनके जो एकलौते पुत्र थे उनका नाम था विश्वनाथ सिंह और इनकी पत्नी का नाम कजरा देवी। मैं आगे वो चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो जो विश्वनाथ सिंह थे उनको क्या पता चला कि राज सिंह के पुत्र विश्वनाथ सिंह को जब ज्ञात हुआ कि उनके पिता का जन्म नियोग प्रथा से हुआ है, तब विश्वनाथ सिंह लोक लज्जा से भरकर आत्महत्या कर लिया। इन्होंने अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात रायपुर लहुरी शाखा के राजकुमार मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो छोटे भाई थे। ठीक है। रायपुर लहुरी शाखा में वो राजकुमार जरूर थे लेकिन वो शासक वहां नहीं बनते, सिर्फ छोटे भाई थे। तो इन्होंने उनको उत्तराधिकारी बना दिया ताकि वो यहाँ के राजा बन सकें। ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या होता है कि राज सिंह जब अंतिम सांसें ले रहे थे तब उनके उत्तराधिकारी मोहन सिंह, जो कि शिकार करने गए थे, राजपुर या तत्कालीन जो रतनपुर के समीप जूना शहर है वहां उपस्थित नहीं थे, क्योंकि वो शिकार करने हुए गए थे। ठीक है। जिसके कारण राज सिंह ने सत्ता अपने चाचा सिरदार सिंह को सौंप दिया। शिकार से लौटने के पश्चात मोहन सिंह एवं सिरदार सिंह के बीच सत्ता को लेकर द्वेष उत्पन्न हो गया। और ये जो द्वेष है, ये इस प्रकार की जो नाटकीय घटना, जिसको राजा बनना चाहिए था वो नहीं बना। ठीक है। जो राजा है उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, नया उत्तराधिकारी है, वो उत्तराधिकारी शिकार पे चला गया है, राजा बन रहा है बूढ़े व्यक्ति, उसके जो चाचा है, राजा के चाचा सिरदार सिंह, वो राजा बनते हैं। तो इस प्रकार की जो नाटकीय घटना होती है, राज दरबार में होने वाला जो तमाशा होता है, उसका उल्लेख
राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने अपनी रचना खूब तमाशा में किया। यही राज दरबार में होने वाले तमाशा को ही उन्होंने खूब तमाशा नाम दिया और ये इसकी रचना जो की थी उन्होंने 1689 ईस्वी में की थी। ठीक है? राज सिंह के शासनकाल के स्टार्टिंग फेज में ही। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखिए इनके पत्नी के बारे में मैं आपको बताया तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? कजरा देवी। तो इन्होंने राजपुर जो रतनपुर के समीप है जिसको जूना शहर के नाम से जाना जाता है, वहां पे अपनी पत्नी कजरा देवी के लिए बादल महल का निर्माण कराया, जिसे हवा महल, सतखंडा महल या सात मंजिला महल भी कहा जाता है। ठीक है? ये इस प्रकार का देखिए ये एक पटाव हो गया, दूसरा पटाव हो गया, तीसरा पटाव हो गया, चौथा पटाव। इस प्रकार से ये टोटल 7 फ्लोर थे इसमें, ठीक है? 7 अलग-अलग फ्लोर। तो ये नीचे से ऐसा प्रतीत होता था मानो ये बादल में हो, इसलिए इसको बादल महल या हवा महल या सतखंडा महल या 7 मंजिला महल के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब देखिए जो राज सिंह हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया, राज सिंह के बारे में, तखत सिंह के पुत्र थे। अब थोड़ा-सा स्टोरी में मैं आपको जो चीज़ बताया उसको फिर बता रहा हूँ। इनके एकमात्र पुत्र विश्वनाथ सिंह क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद शासक उत्तराधिकारी किनको बना देते हैं, मोहन सिंह, लेकिन मोहन सिंह वहाँ अवेलेबल नहीं रहते, शिकार करने जाते हैं तो राजा बनते हैं कौन? सिरदार सिंह। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर? सिरदार सिंह के ऊपर, ठीक है? सिरदार सिंह या सरदार सिंह। सिरदार सिंह कौन थे? तो याद रखिएगा ये रणजीत साय के पुत्र थे। ठीक? इनका जो शासनकाल था वो 1712 ईस्वी से लेकर 1732 ईस्वी तक था। लगभग 20 साल का इनका शासनकाल रहा। इस बीच में इनके बारे में जो मेन फैक्ट है वो ये है कि ये जब अंतिम सांसें ले रहे थे तो इनका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। ठीक है? तो ये अपने छोटे भाई को राजा बना देंगे। और ये भी वैसे ही राजा बने थे जब राज सिंह जब अंतिम सांसें ले रहे थे तो राजा इनको बना दिया गया था। ठीक है? तो इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट है वो ये है कि इनकी कोई संतान नहीं थी। पहला चीज कि सिरदार सिंह की कोई संतान नहीं थी। ये तखत सिंह के क्या थे? भाई थे। छोटे भाई तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह और रघुनाथ सिंह। तो तखत सिंह के क्या थे? भाई थे। राज सिंह के क्या थे? चाचा थे। और जब मोहन सिंह शिकार पर गए थे, राज सिंह ने किनको शासक बनाया, किनको प्रशासक बनाया? तो सिरदार सिंह को शासक बनाया। ठीक है? तो इनके बारे में हम लोग को क्या-क्या जानना है? तो पहला चीज, ये रणजीत साय के पुत्र थे। कौन से क्रम के पुत्र थे? तो याद रखिएगा तीसरे क्रम के पुत्र थे। ठीक है? और रणजीत साय जो राज सिंह हैं उनके चाचा थे। रणजीत साय के पुत्र कौन? तखत सिंह। और तखत सिंह के पुत्र कौन? राज सिंह। तो राज सिंह के ये क्या हुए? चाचा थे। ठीक है? राज सिंह जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उनके उत्तराधिकारी मोहन सिंह जो कि शिकार करने गए थे, राजपुर या रतनपुर में उपस्थित नहीं थे। जिसके कारण राज सिंह ने जो सत्ता है वो अपने चाचा सिरदार सिंह को सौंप दिया। ये कहानी मेरे ख्याल से आपको रटा गया होगा। ठीक है? शिकार से लौटने के पश्चात मोहन सिंह एवं सिरदार सिंह के बीच सत्ता को लेकर द्वेष उत्पन्न हो गया। यहाँ राजा चूंकि सिरदार सिंह बन चुके हैं, ठीक है? और मोहन सिंह यहाँ बगावत करने का प्रयास करेंगे, किंतु सिरदार सिंह उस बगावत को दबा देते हैं। अब मोहन सिंह क्या करता है? गुस्से-गुस्से में रतनपुर छोड़ देता है। जाओ, मेरे को अब राजा नहीं बनना है यहाँ। ठीक है? और गुस्से में मोहन सिंह रतनपुर छोड़कर कहाँ चला जाता है? नागपुर। और नागपुर में मराठों के अधीन सेवकाई करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात वहां सेवा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ठीक? अब जो सिरदार सिंह थे इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इनको भी अपना उत्तराधिकारी चाहिए रहेगा। अब फिर से इनको कौन याद आते हैं? तो इनको याद आते हैं भाई मोहन सिंह। चलो भाई अब मोहन सिंह को हम लोग सत्ता दे देते हैं। ठीक है? तो इन्होंने अपनी मृत्यु के पश्चात रतनपुर का शासन जो है वो मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिया था। रतनपुर से मोहन सिंह गुस्से में चला गया था नागपुर, लेकिन ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं जब मेरी मृत्यु होगी तो सत्ता तुमको मिलेगी। ठीक? जब सिरदार सिंह अंतिम सांसें ले रहे थे तब मोहन सिंह जो है वो पुनः अनुपस्थित थे। ठीक है? उपस्थित नहीं थे या अनुपस्थित थे, क्योंकि वो कहाँ चले गए थे? गुस्से-गुस्से में नागपुर चले गए थे। ठीक? तो अब उसके कारण जो सिरदार सिंह है ये किसको शासक बना देंगे? अपने छोटे भाई रघुनाथ सिंह को ये सत्ता सौंप देंगे, जिनकी आयु उस समय जब वो राजा बनते हैं तब वो 60 वर्ष के थे, वृद्ध हो चुके थे। कौन वृद्ध हो चुके थे? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जब राजा बनते हैं तो उनकी आयु कितनी होती है? 60 वर्ष की थी। ठीक है? तो इस प्रकार से सिरदार सिंह का भी कहानी खत्म हो जाता है। मोहन सिंह अभी भी बनते-बनते रह गए, क्योंकि फिर से एब्सेंट थे वहां पे।
अब अगले हमारे कैरेक्टर आते हैं, अगले हमारे शासक आते हैं कौन? सिरदार सिंह के छोटे भाई रघुनाथ सिंह, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी जब वो शासक बनते हैं। 1732 ईस्वी में शासक बनते हैं। इनका शासनकाल 1732 से लेकर 1745 ईस्वी तक रहता है। याद रखिएगा, 1741 में आक्रमण होगा, उसके बावजूद भी ये लगभग 4 साल तक शासक रहेंगे। रघुनाथ सिंह के बारे में क्या जानना है? तो सबसे पहला चीज, ये रणजीत साय के सबसे छोटे पुत्र थे। रणजीत साय के छोटे पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, ठीक है। सिरदार सिंह के भाई थे, तखत सिंह के भाई थे, ये आप कहानी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रघुनाथ सिंह है, रघुनाथ सिंह की एकमात्र जो संतान थी उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा बनने के बाद इनके जो एकमात्र पुत्र रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा शोक में रहते हैं। इनका राजकाज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। जिसके लिए राजकाज था वो बेटा ही समाप्त हो गया, तो मेरे को राजकाज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा इनका मानना रहता है। और इसी बीच 1741 में, इधर याद रखिएगा, यहाँ पे है नागपुर, ठीक है, और यहाँ पे है आपका, मान के चलते हैं, बंगाल। तो नागपुर से बंगाल विजय अभियान पे निकलते हैं कौन? रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत। उनका मेन टारगेट क्या था? बंगाल विजय अभियान, अर्थात हमको पश्चिम बंगाल को जीतना है। ये किसका टारगेट था? मराठों का। अब इस बीच में यहाँ चूंकि ऑलरेडी नागपुर में कौन पहुंच चुके हैं? मोहन सिंह। तो मोहन सिंह क्या कर देते हैं? चुगली कर देते हैं कि यहाँ पे रतनपुर नाम का एक राज्य है, वहां आप यहाँ जा रहे हैं तो एक काम कीजिए, आप रास्ता ऐसे ले लीजिए और इधर से चले जाइए, यहाँ को भी जीतते चले जाइए। भास्कर पंत को ये सुझाव अच्छा लगता है और उन्होंने अपना रास्ता परिवर्तित करके किधर ले लिया? रतनपुर की ओर। और 1741 में रतनपुर में हमला कर देते हैं, ठीक है। अब चूंकि आपके जो रघुनाथ सिंह है वो अपने पुत्र वियोग में शोक से ग्रसित थे और राजकाज में कोई रुचि नहीं ले रहे थे, इसलिए बिना युद्ध लड़े ही ये युद्ध हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? रघुनाथ सिंह। और युद्ध विराम के लिए इनकी जो रानियां रहती हैं वो सफेद ध्वज दिखाती हैं, सफेद झंडा दिखाती हैं, जिससे ताकि युद्ध रुक जाए, ठीक है। आत्मसमर्पण की वो घोषणा होती है, मान के चलिए, सफेद झंडा दिखाना। अब हारने के बाद ये क्या करते हैं? मराठों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं 1741 में। इसलिए इनके नाम से हमको दो चीजें पढ़नी पड़ती है। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन है? तो ये भी आपके रघुनाथ सिंह हैं, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक। और मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक, दोनों चीज आपके कौन है? तो याद रखिएगा, रघुनाथ सिंह, मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक भी बोला जाए तो 1741 से पहले ये स्वतंत्र ही थे, तो अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक है। अब इसके बाद जब मराठों के अधीन हो जाएंगे तो भी मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन होंगे? रघुनाथ सिंह होंगे, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में जो डेटा मैं आपको बताया उसको हम लोग स्लाइड्स में देखते हैं। सबसे पहला चीज, रघुनाथ सिंह के बारे में क्या जानना है? तो शासनकाल 1732 से लेकर 1745 ईस्वी तक था। ये रणजीत साय के सबसे छोटे पुत्र तथा सिरदार सिंह के छोटे भाई थे, ठीक है। सिरदार सिंह की कोई संतान नहीं थी। सिरदार सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात रतनपुर का शासन मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिया था, किंतु मोहन सिंह है वो पुनः क्या थे? अनुपस्थित थे या उपस्थित नहीं थे। इसलिए मजबूरी में ये क्या करते हैं? अपने छोटे भाई, जिनकी आयु लगभग 60 वर्ष हो चुकी थी, ठीक है, रघुनाथ सिंह, उनको ये सिरदार सिंह सत्ता सौंप देते हैं। कितने वर्ष की आयु में थे रघुनाथ सिंह जब शासक बने? तो उनकी आयु ऑलरेडी हो चुकी थी 60 वर्ष, ठीक। रघुनाथ सिंह के शासक बनने के कुछ समय पश्चात ही उनके एकमात्र पुत्र की अकस्मात मृत्यु हो गई, जिससे रघुनाथ सिंह अत्यंत दुखी थे, बहुत ज्यादा। एकमात्र इकलौता बेटा खत्म हो गया, ठीक है, और वो भी बूढ़े व्यक्ति का, तो उन पर एक दुख का पहाड़ ही फूट गया, ठीक। पुत्र वियोग में जो रघुनाथ सिंह है वो राजकाज में या राजकीय कार्यों में ध्यान देना ये क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। और इसी बीच 1741 ईस्वी में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत उड़ीसा विजय अभियान पर निकलते हैं, बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं। उड़ीसा बंगाल भी है ना, याद रखिएगा, उड़ीसा बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं, ठीक है। भास्कर पंत को मोहन सिंह के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन है, जो पुत्र वियोग के कारण राजकाज में रुचि नहीं ले रहे हैं। और ये चुगली कौन करते हैं? मोहन सिंह, जो ऑलरेडी
सिरदार सिंह से गुस्सा होकर नागपुर चले गए थे। क्लियर है? इसके पश्चात मराठा सेनापति भास्कर पंत द्वारा रतनपुर पर आक्रमण कर दिया जाता है, क्योंकि मोहन सिंह ऑलरेडी उनको टिप दे चुके हैं। ठीक। मराठा सेना के द्वारा तोप से हमला करने के कारण महल का एक हिस्सा नष्ट हो गया। तभी रघुनाथ सिंह की रानियों ने, 3 रानियां थी इनकी, ठीक है, तो उनकी रानियों ने सफेद ध्वज फहराकर आत्मसमर्पण करने की घोषणा की। अब यहाँ पे आत्मसमर्पण हो गया। इस तरह बिना किसी युद्ध किए रघुनाथ सिंह ने मराठों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। और अभी तक हम लोग देख रहे थे छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी का जो ग्लोरी, रतनपुर के कलचुरी शासक, वो ग्लोरी अब धूमिल होना प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पहली बार होगा कि यहाँ के जो शासक हैं, कलचुरी शासक, वो किसी के अधीन शासन करेंगे। ठीक, अर्थात रघुनाथ सिंह कौन है? तो रघुनाथ सिंह जी जो है वो कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक हैं। और इसके बाद जब ये युद्ध में हार जाएंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे, तो 1741 में पराजित होने के बाद भी रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक बने। अर्थात अब किनके अधीन है? तो मराठों के अधीन शासन करेंगे कलचुरी। राजा भले ही यही रहेंगे, शासक यही रहेंगे, लेकिन मराठों के अधीन से तात्पर्य क्या है? मराठों को ये क्या देंगे? टकोली देंगे। हर वर्ष क्या देंगे? टैक्स देंगे। वही तो अधीनता है। राजा को, अगर राजा खुद राजा है, किसी को टैक्स नहीं देता तो वो राजा है, और राजा किसी और को टैक्स दे रहा है तो सबसे राजा से भी बड़ा कोई और राजा है। वो राजा कौन हो चुके हैं अब? मराठे। ठीक है। रघुनाथ सिंह की कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतिम यही क्या है? जीवित शासक हैं। इसके बाद जो आपको मोहन सिंह मिलेंगे शासक, वो याद रखिएगा, वो लहुरी शाखा के हैं, ना कि रतनपुर शाखा के। तो रघुनाथ सिंह जी जो हैं कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतिम जीवित शासक भी थे। तो इनके बारे में 3 फैक्ट आपको क्या क्या जानना है? कलचुरियों के अंतिम स्वतंत्र शासक, रतनपुर शाखा के अंतिम जीवित शासक, और मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक। ये तीनों कौन है? तो रघुनाथ सिंह जी हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, ये मराठों के अधीन सत्ता ले लेते हैं। इसी बीच कहानी जो होती है, मैं मराठे काल में भी उसको मैं बताऊंगा। अभी इसको, स्टोरी को समझिए कि इसी बीच क्या होता है। इनके ऊपर 1 लाख का टैक्स लगा देंगे कौन? भास्कर पंत। और उस टैक्स की उगाही के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देंगे जिसका नाम रहता है कुलीन गिर। कुलीन गिर। ठीक है। अब भास्कर पंत किधर चले गए? बंगाल विजय अभियान की ओर निकल लिए। ठीक है। कुलीन गिर यहाँ है किसके लिए? टैक्स वसूलने के लिए, पैसा को लेने के लिए। रघुनाथ सिंह जी को ख्याल आता है कि एक व्यक्ति को क्या करें, वो हमेशा राजकाज के कार्यों में दखल दे रहता है, इसको झगड़ा करके भगा देते हैं कुलीन गिर को। अब कुलीन गिर वापस कहाँ चले जाएंगे? नागपुर चले जाएंगे। वहां शासक कौन है? रघुजी प्रथम। क्योंकि भास्कर पंत किधर गए हुए हैं? बंगाल विजय अभियान में। तो रघुजी प्रथम नागपुर में है। ठीक है। अब पता चलता है रघुजी प्रथम को कि आपका 1744 में, अर्थात 1745 से 1 साल पहले 1744 में जो भास्कर पंत है, जो सेनापति थे, उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। बंगाल में उनकी छल से हत्या कर दी जाती है। तो अब बंगाल विजय के लिए कौन निकलेंगे? रघुजी प्रथम निकलेंगे। अब जब रघुजी प्रथम बंगाल विजय में निकलते हैं तो रास्ते में कौन मिलता है? आपको याद होगा, नागपुर कुलीनगिर को भगा दिए हैं तो रास्ते में फिर रतनपुर मिलता है। ठीक। तो रघुजी प्रथम फिर से अब क्या करेंगे? रतनपुर पे आक्रमण कर देंगे। कब करेंगे? तो भोसला शासक रघुजी प्रथम ने 1745 ईस्वी में रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया तथा रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर मोहन सिंह को अपना प्रशासक नियुक्त किया। इनको अपदस्थ करने का कारण क्या है? क्योंकि इनके भरोसे पात्र जो आदमी थे कुलीन गिर, उनके साथ झगड़ा करके उनको भगा दिए थे। ठीक है। जिसके कारण जो रघुजी प्रथम है, उन्होंने उनको अपने जो शासक है, प्रशासक बनाए थे, उससे अपदस्थ कर दिया, उनका पोस्ट छीन लिया, और प्रशासक का जो पोस्ट है वो किसको दे दिया? मोहन सिंह को। ठीक है। इस तरह इनके शासन काल में ही प्रतापी है वंशी राज्य का इतरी श्री हो गया। रघुनाथ सिंह के बाद जो ग्लोरी है वो कलचुरियों का समाप्त हो गया। रतनपुर के कलचुरियों की जितनी भी आप ग्लोरी देखते थे, सुनते थे, अभी तक जितना पढ़े, वो अब धीरे धीरे धूमिल होता जा रहा है। अब आते हैं रघुनाथ सिंह के बाद जो परवर्ती शासक बनते हैं कौन? मोहन सिंह। मोहन सिंह के बारे में क्या जानना है? तो मोहन सिंह का जो शासन काल रहता है वो 1745 ईस्वी से लेकर
1757 ईस्वी तक रहता है, जब मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? और मोहन सिंह की मृत्यु के बाद ही रतनपुर के कलचुरी वंश का समाप्ति है। तो देखिए मोहन सिंह जो है ये वास्तव में कौन थे, तो आपको पहले ही बताया था, रायपुर की लहुरी शाखा के राजकुमार थे। ये वास्तव में कलचुरी शाखा, आपके रतनपुर के कलचुरी शाखा के नहीं थे, बल्कि ये रायपुर के कलचुरी अर्थात जिसको लहुरी शाखा कहा जाता है, वहां के ये राजकुमार थे। इनका कहानी में एंट्री कहाँ से होता है, तो राज सिंह के जो पुत्र होते हैं, कौन, विश्वनाथ सिंह, वो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या करने के बाद जो राज सिंह हैं, उन्होंने इनको क्या बनाया, अपना उत्तराधिकारी बनाया। राज सिंह के क्या बन जाते हैं, उत्तराधिकारी। ठीक है? उत्तराधिकारी बनने के बाद राजा इनको बनना चाहिए, लेकिन राज सिंह की मृत्यु के समय ये अवेलेबल नहीं रहते, तो राजा बन जाते हैं सिरदार सिंह। सिरदार सिंह इनको फिर से प्रॉमिस करते हैं कि मेरे बाद उत्तराधिकारी आप बनोगे, लेकिन तब भी अवेलेबल नहीं रहते, तो राजा कौन बनते हैं, रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह को अपदस्थ कर ये शासक बनेंगे। ठीक है? अब जब इनकी मृत्यु होगी, तो इनकी मृत्यु के पश्चात रघुजी प्रथम के जो पुत्र होते हैं, बिंबाजी भोसले, बिंबाजी भोसले, ये बिंबाजी भोसले जो हैं, ये मराठा शासक इनके बाद सक्सीडर बनेंगे, अर्थात मराठों के अधीन जो शासन था वो समाप्त होगा और प्रत्यक्ष मराठा शासन आएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से मोहन सिंह के बारे में जो स्टोरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही स्टोरी जानना है। क्या-क्या स्टोरी है? देखिए आप समझिएगा। पहला चीज, मोहन सिंह जो थे वो रायपुर लहुरी शाखा के राजकुमार थे। राज सिंह जी ने अपने पुत्र विश्वनाथ सिंह की मृत्यु के पश्चात रायपुर लहुरी शाखा के राजकुमार मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। राज सिंह जब अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उनके उत्तराधिकारी मोहन सिंह, जो कि शिकार पर गए थे, राजपुर में उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण मजबूरी में राज सिंह को अपने चाचा सिरदार सिंह को सत्ता सौंपना पड़ा। शिकार से लौटने के पश्चात मोहन सिंह ने सत्ता के लालच में दंगा फसाद करवाने का प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिल पाई। कौन शासक थे उस समय? सिरदार सिंह थे। दंगा फसाद कौन करवाएंगे? तो मोहन सिंह। उनको सफलता नहीं मिल पाती, जिसके कारण सिरदार सिंह एवं मोहन सिंह के बीच में सत्ता को लेकर द्वेष उत्पन्न हो गया कि मैं राजा बनिया, मैं राजा बनिया। ठीक है? राजा कौन बनेंगे? सिरदार सिंह। और मोहन सिंह को क्या हो गया, अब गुस्से गुस्से में ये कहाँ चले जाएंगे? नागपुर। जो सिरदार सिंह है वो राजा बने हैं, तो वो भी अब इनको झुनझुना देंगे, प्रॉमिस वाला, पक्का प्रॉमिस। ठीक है? सिरदार सिंह अपनी मृत्यु के पश्चात रतनपुर का शासक मोहन सिंह को सौंपने का वचन दिए थे। ठीक, लेकिन जब सिरदार सिंह अंतिम सांसें ले रहे थे, तब मोहन सिंह पुनः अनुपस्थित थे, अर्थात उपस्थित नहीं थे। फिर उसके बाद क्या करेंगे सिरदार सिंह? अपने छोटे भाई को राजा बना देंगे। ठीक है भाई, तुम नहीं तो कोई और सही। ठीक, जिसके कारण सिरदार सिंह ने सत्ता अपने छोटे भाई रघुनाथ सिंह को सौंप दिया, जिसकी आयु लगभग 60 वर्ष थी, और ये स्टोरी मैं बहुतों बार बता चुका हूँ। मोहन सिंह को पुनः सत्ता न मिलने के कारण वह क्रोधित होकर रतनपुर छोड़ देता है और नागपुर जाकर मराठा शासक रघुजी प्रथम की सेवकाई ग्रहण कर लेता है। किनका सेवकाई ग्रहण करेगा? रघुजी प्रथम का। जब भास्कर पंत बंगाल विजय अभियान पर निकलते हैं, तब मोहन सिंह के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि रतनपुर क्षेत्र में कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन है। कलचुरी की समाप्ति का जो षड्यंत्र है, जितने कलचुरी शासक हैं, कलचुरियों का जो ग्लोरी है, उसको समाप्त करने का जो षड्यंत्र है, वो मोहन सिंह के द्वारा ही रचा गया था, और इनके द्वारा ही मराठों को रतनपुर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। ठीक है? मतलब घर का भेदी लंका ढाए, यही भेद बताए रघुनाथ सिंह का कि उनके पुत्र की मृत्यु हुई है और उसके बाद वो राजकाज में रुचि नहीं ले रहे हैं। ठीक है? तो मोहन सिंह ही कलचुरियों को डुबाने का काम किए। इसके बाद भोसला शासक रघुजी प्रथम ने 1745 ईस्वी में रतनपुर पर पुनः आक्रमण किया। पुनः आक्रमण क्यों किया? तो आपको पता होगा, जो कहानी बताया था, कुलीनगीर थे, उनको भगा दिए थे कौन? आपके रघुनाथ सिंह। ठीक है? तो रघुनाथ सिंह को ये क्या कर देते हैं? अपदस्थ कर देते हैं और मोहन सिंह को अब प्रशासक बना देंगे। तो अब राजा कौन बनेगा? शासक कौन बनेगा? मोहन सिंह, जिसकी लालसा कब से थी? राज सिंह के उत्तराधिकारी। राज सिंह के बाद शासक नहीं बने, फिर सिरदार सिंह के उत्तराधिकारी, वहां भी नहीं बने, फिर रघुनाथ सिंह, अब उसके बाद ये शासक बनते हैं, वो भी अपदस्थ करने के बाद रघुनाथ सिंह को। इसके बाद मोहन सिंह मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक थे, क्योंकि रघुनाथ सिंह के बाद अगले कौन बनेंगे? मोहन सिंह। और मोहन सिंह की जो मृत्यु होती है, वो याद रखिएगा 23 जनवरी सन 1757 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 जनवरी 1757 एग्जाम में पूछा गया है एज एग्जैक्ट डेट। ठीक है? इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो रतनपुर में हो गई इनकी मृत्यु।
इनकी मृत्यु के पश्चात जो है रघुजी प्रथम ने अपने पुत्र बिंबाजी भोसले को रतनपुर का शासक नियुक्त किया और यहां से रतनपुर वाले क्षेत्र में चालू हो जाता है मराठा एम्पायर, मराठा शासन। ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग रूप में देखते हैं, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, प्रत्यक्ष मराठा शासन और अलग अलग प्रकार से। खैर, वो हम लोग मराठा काल में देखेंगे। ये हमारा जो था कलचुरी वंश, रतनपुर के कलचुरी यहाँ पे समाप्त होते हैं मोहन सिंह की मृत्यु के साथ ही। तो हम लोगों ने कितने शासकों के बारे में जाना, तो हम लोगों ने कुल इस प्रकार से कलिंगराज, कमलराज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्यदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जगतदेव, रत्नदेव तृतीय, प्रतापमल्ल और अंधकार युग के 9 शासक जय धर्म, जगन्नाथ वीर, कमल शंकर, मोहन, दादू, पुरुषोत्तम। ठीक, उसके बाद भारेंद्र साय, कल्याण साय और इनके बीच में 6 शासक आते हैं, लक्ष्मण साय, शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रणजीत साय। रणजीत साय के 4 पुत्र तखत सिंह, बखत सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह। ठीक है, तखत सिंह के पुत्र होते हैं राज सिंह, उसके बाद रघुनाथ सिंह के बाद मोहन सिंह। तो इतने शासकों के बारे में हम लोगों ने आज के क्लास में जाना। ये हमारे कुछ सोशल साइट्स हैं जिसमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अगली क्लास में हम लोग जो इसका पार्ट 6 होगा, भाग 6 होगा, उसमें जानेंगे रायपुर के लहुरी शाखा के बारे में। कलचुरी की जो लहुरी शाखा है, रायपुर की शाखा, उसके बारे में समझेंगे किसमें, भाग 6 में। आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।